आज की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। एक नया दिन, नई सुबह, नई उम्मीद के साथ हम शुरू करते हैं 12th क्लास एमपी बोर्ड के इंग्लिश विषय के सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग का। आप सभी को स्टोरी वैसे पता ही होगी। लॉस्ट स्प्रिंग की स्टोरी दो भागों में विभाजित है। एक स्टोरी साहिब की है और दूसरी मुकेश की है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक फ्लो चार्ट जो कि लॉस्ट स्प्रिंग की स्टोरी को कवर करता है। लॉस्ट स्प्रिंग जो लेसन है वो आपका लिखा है अनीस जंग ने, ये लेखिका है और इन्होंने बहुत करीब से जो बाल मजदूरी वाले बच्चे होते हैं उनको देखा है और उनका ये पूरा जो लेसन है उसी पर आधारित है। अब हम फ्लो चार्ट के माध्यम से पूरी इस कहानी को समझने का प्रयास करेंगे बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में। उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ आएगी। लॉस्ट का मीनिंग होता है खो जाना और स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत। तो ऐसा जैसे ऋतुएं होती हैं, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु हम सभी जानते हैं, वैसे ही बसंत ऋतु होती है। तो यहाँ पर बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको बसंत के जैसा बोला गया है, कहा गया है, मेटाफर का यूज करा है यहाँ पर अनीस जंग ने। और उनका जो बचपन है, ऐसे बच्चों का बचपन कहीं खो गया है, इसलिए उन्होंने इस लेसन को नाम दिया है लॉस्ट स्प्रिंग, मतलब बसंत कहीं खो गया है। जहां बच्चों को फूलना चाहिए, फलना चाहिए, खिलना चाहिए, अपनी मर्जी से जीवन जीना चाहिए, उन्हें सारी खुशियां मिलनी चाहिए, वहां इस चैप्टर के माध्यम से हम जानेंगे कि किस तरह गरीब तबके के बच्चे इन सब चीजों से वंचित रह जाते हैं। आप स्क्रीन पर आप गौर से देखें और मैं चाहती हूँ कि जिस समय आप इस तरह से पढ़ाई कर रहे हो तो आप एक कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए, हो सके तो आपकी किताब भी आपके पास होना चाहिए और इसमें जो भी कीवर्ड्स हैं या जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको मैं बार बार रिपीट करती हूँ उनको आप लिखें या अंडरलाइन करें या उनका मीनिंग आपको जैसे आपको सुविधा लगे उस तरह से आप अपने पास उसको रख सकते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग, चाइल्डहुड, लॉस्ट और स्टोलन। चाइल्डहुड मतलब बचपन, ऐसा बचपन जो कहीं खो गया है, या स्टोलन स्टील का थर्ड फॉर्म है, चुरा लिया गया है। चुरा लिया गया है क्यों कहा गया है? क्यों? क्योंकि वो जिम्मेदारियों में बच्चे इतने, उनके सर पर जिम्मेदारियां उम्र से पहले आ जाती हैं, इसलिए उनका बचपन चुरा लिया जाता है। अब हम बात करेंगे इस लेसन के सबसे पहले कैरेक्टर साहिब आलम के बारे में। आप देखेंगे स्क्रीन पर उनका नाम लिखा है साहिब आलम। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि साहिब आलम को खुद अपने नाम का अर्थ नहीं पता है कि साहिब आलम मीन्स क्या होता है। साहिब आलम जैसा हम सभी जानते हैं मीन्स होता है राजा, महाराजा, बड़े किसी राज्य का राजा, वो साहिब आलम कहलाते हैं। अब हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे, वो कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं, ये सारी चीजें समझने का प्रयास प्रयास करेंगे। और हम चाहते हैं कि ये शब्द जो इस पर लिखे हुए हैं ये आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाने चाहिए कि इनका अर्थ क्या होता है, और साहब की जैसे ही नाम आए तो आपके दिमाग में तुरंत ये चीजें क्लिक हों कि साहिब आलम कौन थे, क्या थे, कहाँ से आए थे। ठीक है, तो फर्स्ट आप देखेंगे रैग पिकर, RAGPICKER, रैग पिकर। रैग पिकर मीन्स होता है कचरा बीनने वाले। हम सभी लोगों ने अपने आसपास ऐसे बच्चों को देखा होगा जो कूड़े के ढेर में कुछ ना कुछ तलाशते रहते हैं। कुछ उनके पास बोरी या थैले जैसा सामान होता है जिसमें उसमें से बीन बीन कर वो चीजें डालते रहते हैं। ठीक है, तो साहिब आलम कौन थे? रैक पिकर। रैक पिकर मीन्स कचरा बीनने वाला। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी कई बार आता है कि साहिब आलम कौन है। सेकंड लिखा हुआ है बांग्लादेशी। साहिब आलम मूल रूप से कहाँ के थे? बांग्लादेश के थे। वहां पर बाढ़ आई और इनका परिवार वहां से आके बस गया। नेक्स्ट है रिफ्यूजी। रिफ्यूजी मीन्स होता है शरणार्थी। शरणार्थी मतलब बांग्लादेश में जब बाढ़ आई, परेशानियां बढ़ी, तो वहां के लोग शरणार्थी बनकर अपनी इंडिया में, भारत देश में, दिल्ली में आकर बस गए। दिल्ली में किस जगह आकर बसे? नेक्स्ट में लिखा हुआ है सीमापुरी। दिल्ली की आउटस्कर्ट पर, मतलब बाहरी जो सीमा है वहां पर एक सीमापुरी करके एक जगह है जहां पर आप देखेंगे कि इसी तरह जो शरणार्थी लोग हैं वो आकर बस गए हैं। आगे जाएंगे तो लिखा है टी स्टॉल। टी स्टॉल मीन्स होता है चाय की दुकान। अब इसका साहिब आलम से क्या संबंध है ये हम चैप्टर में जानेंगे।
संबंध ये है कि चूंकि साहिब आलम कौन है, रैग पिकर है, लेकिन धीरे धीरे वो एक टी स्टॉल पर काम करना शुरू कर देते हैं। जब वो रैक पिकिंग का काम करते हैं, कचरा बीनने का काम करते हैं, तो वो एकदम स्वतंत्र जीवन जीते हैं, निष्फकर जीवन जीते हैं। लेकिन जब वो अपनी चाय की दुकान पर काम करने लगते हैं, किसी के अंडर में काम करने लगते हैं, तो वो आ, गुलाम हो जाते हैं, वो अपने खुद के मास्टर नहीं रह पाते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर का मतलब होता है बाल मजदूरी। साहब जो हैं, चूंकि जब जैसे ही थोड़े से बड़े हुए तो जिम्मेदारियों के कारण उन्हें कचरा बीनने का काम करना पड़ा, और फिर धीरे धीरे और कुछ दिन बीत जाने के बाद उन्होंने एक चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया, जहां पर उनको एक तनख्वाह मिलती थी और उनके दिन भर का खाने पीने, मील्स मील्स जिनको अपन भोजन कहते हैं, वो मिलता था। तो इस तरह से साहब आलम किस में फंसे हुए थे? चाइल्ड लेबर में, बाल मजदूरी में। मेरे ख्याल से साहिब आलम का चित्रण आपके दिमाग में फिट हो गया है। इनके जो बेसिक वर्ड्स हैं, जो की वर्ड्स हैं, वो भी आपको याद हो जाने चाहिए। रैग पिकर, बांग्लादेशी, रिफ्यूजी, सीमापुरी, टी स्टॉल, चाइल्ड लेबर। इस कहानी के अगले पात्र हैं मुकेश। मुकेश के बारे में अब हम जानेंगे। बेंगल मेकर, बेंगल मीन्स होता है चूड़ियां, और मेकर मतलब होता है बनाना। तो जो मुकेश हैं, वो बेंगल मेकिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं। काफी गरीब हैं, पुअर हैं। पुअर मीन्स गरीब। चाइल्ड लेबर, और वो भी कहीं ना कहीं बाल मजदूरी में लगे हुए हैं। नेक्स्ट है इसका डेयर्स टू ड्रीम। डेयर मीन्स होता है ट्रूथ और डेयर गेम, आप लोगों ने देखा होगा, जानते होंगे, जिसमें साहस करना पड़ता है सच बोलने का। तो इन्होंने भी डेयर्स टू ड्रीम, डेयर्स मतलब साहस करना और ड्रीम मतलब सपना देखना। उन्होंने इतनी हिम्मत करी चाइल्ड लेबर होने के बावजूद, चूंकि वो एक चूड़ी बनाने वाले घर में पैदा हुए थे, फिरोजाबाद में पैदा हुए थे, ठीक है, जो कि सिटी ऑफ बेंगल्स के नाम से जानी जाती है। उन्होंने एक सपना देखा। क्या सपना देखा? मोटर मैकेनिक बनने का। मोटर मैकेनिक जो कि गैरेज में काम करते हैं। चूंकि फिरोजाबाद के बारे में अगर आप जानेंगे तो वहां पर जो बेंगल मेकिंग का काम है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, और इस स्टोरी में भी विस्तृत रूप से बताया है कि कैसे मुकेश के परिवार के सभी सदस्य बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री फैक्ट्री में लगे हुए हैं, और कैसे उनका लाइफस्टाइल है, सारी चीजें। पर आपको जो, जिन बच्चों को बहुत मेरा कहना है यहाँ पर कि जो बच्चे बहुत कम समय में, कम तरीके से, आसान तरीके से स्टोरी को समझना चाहते हैं, उनके लिए ये काफी है। तो जो मुकेश थे वो कौन बनना चाहते हैं? मोटर मैकेनिक बनना चाहते हैं। इसके बाद जहां से ये लोग बिलोंग करते हैं, साहिब आलम कहाँ, सीमापुरी दिल्ली से बिलोंग करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर मैं बताने का प्रयास किया है। सीमापुरी में क्या है? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली। आउटस्कर्ट का मतलब होता है आउटर पेरिफेरी। आउटर पेरिफेरी का मतलब होता है बाहरी सीमा। आउटस्कर्ट मतलब बाहरी सीमा। सीमापुरी कहाँ पर है? दिल्ली की जो बाहरी सीमा है, मतलब बिल्कुल आउटर में जाकर सीमापुरी बसी हुई है, जहां पर साहिब आलम रहते हैं। डिवॉइड ऑफ बेसिक एमिनिटीज। डिवॉइड मतलब होता है प्राप्त ना होना, बेसिक मतलब बिल्कुल मूलभूत, और अमेनिटीज मतलब होता है सुविधाएं। सीमापुरी में जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं एक जीवन जीने के लिए, वो भी वहां उपलब्ध नहीं है। बांग्लादेशी रिफ्यूजीज। सीमापुरी में जनरली बांग्लादेश से आने वाले जो रिफ्यूजीज हैं, रिफ्यूजीज का अर्थ मैंने आपको बताया शरणार्थी, वो वहां पर अधिकतर बसे हुए हैं। कई हजार परिवार वहां पर सीमापुरी में रिफ्यूजी जो हैं वो बसे हुए हैं। अब जो मुकेश है वो फिरोजाबाद को बिलोंग करते हैं, जो कि सिटी ऑफ बेंगल मेकिंग कहलाती है। ब्यूटीफुल बेंगल्स वहां पर बनाई जाती हैं। तो जो फिरोजाबाद है उसका बैकग्राउंड देखेंगे। ग्लास फर्नेंस, वहां पर ग्लास मतलब होता है कांच, और फर्नेंस मतलब होता है भट्टियां। वहां भट्टियों में कांच बनाने का काम किया जाता है। चाइल्ड लेबर वहां बहुत है, क्योंकि परिवार में जो बड़े हैं वो भी यही काम करते हैं, और धीरे धीरे जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं वो बच्चे उसी प्रोफेशन में चले जाते हैं। विशियस सर्कल, इंडस्ट्रियलिस्ट, पुलिसमैन, पॉलिटिशियंस, मनी लैंडर्स। विशियस सर्कल का मतलब वहां पर चाइल्ड लेबर इस तरह से बना हुआ है, पूरा ऐसा घेरा वहां पर बना हुआ है जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब उद्योगपति, पुलिसमैन,
पुलिसमैन आप सभी जानते हैं, पॉलिटिशियन मतलब राजनीतिज्ञ, और मनी लेंडर मतलब जो ब्याज पर पैसा देते हैं। ठीक है, मतलब वहां के लोग अगर चाहें भी तो इस चक्रव्यूह से, विशियस सर्कल का मतलब यहाँ पर है चक्रव्यूह, इस चक्रव्यूह से निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि उद्योगपतियों ने, राजनीति वाले लोगों ने, जो लैंडलॉर्ड हैं, मनी लेंडर्स, उन्होंने ऐसा एक व्यू संरचना कर रखी है कि परिवार के परिवार उस चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं और पूरे समय उसी लेबर में लगे रहते हैं। इस कहानी में 3 माइनर कैरेक्टर्स भी हैं। वुमेन एट सीमापुरी, सीमापुरी की कुछ महिलाओं के बारे में भी बताया गया है। मुकेश ग्रैंड मदर के बारे भी हैं जिनके बारे में बताया गया है। मुकेश के घर को दिखाया गया है कि किस तरह से, कैसी कंडीशन में वहां की महिलाएं घर का काम करती हैं और कैसे चूड़ी बनाने के काम में सबका सहयोग करती हैं। बेंगल मेकर्स एंड रैग पिकर्स, और जो पूरी कहानी है वो किनके इर्द गिर्द है? चूड़ी बनाने वालों की, बेंगल मेकर्स और रैग पिकर की। चलिए, हमें उम्मीद है कि आप इस कहानी को समझ पाने का प्रयास कर रहे होंगे। आइए अब हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स को समझने का प्रयास करेंगे कहानी के आधार पर। तो जो मैंने आपसे अभी बोला कि जब कभी भी आप इस तरह के वीडियोस को देखने बैठते हैं या पढ़ाई करने बैठते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आपके हाथ में एक पेन और पेंसिल होना चाहिए, आपके पास किताब होना चाहिए, जो जिस तरह से आपको सुविधाजनक लगे वो चीजें आपके पास होना चाहिए। चूंकि लिखने के साथ साथ हमारा हाथ और अपना माइंड दोनों एक्टिव होते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें लिखें, जितना अधिक हम अंग्रेजी को लिखेंगे उतनी अधिक हमारी शब्दों पर पकड़ आती है, शब्द हमारे दिमाग में आ पाते हैं, आप स्पेलिंग मजबूत कर पाते हैं, आपकी वोकैबुलरी मजबूत होती है। इसलिए हमेशा आपके पास पेन कॉपी होना चाहिए। जो स्पेलिंग आपको लगती है, जो वर्ड आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, वो वर्ड आपके पास नोट होना चाहिए। चलिए अब हम बहुत ही सरल तरीके से इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द ऑथर से गार्बेज टू दैम इज गोल्ड? जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो इसमें ऑथर कहती हुई लिखती हैं कि गार्बेज टू दैम इज गोल्ड। उनके लिए जो गार्बेज है, गार्बेज मतलब होता है कूड़ा करकट, जो जिसका ढेर जो होता है, टू दैम इज गोल्ड, वह उनके लिए सोना है। वह यहाँ पर जो बच्चे रैक पिकिंग का काम करते हैं, जो रैक पिकर्स हैं, उनके लिए जो कचड़े का ढेर है वो क्या है? सोना है। अब ऐसा ऑथर ने क्यों कहा? ऑथर का मतलब होता है लेखक या लेखिका। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। गार्बेज इज द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर देम। जो गार्बेज है, कचरे का जो ढेर है, इज द ओनली मीन्स मतलब होता है साधन, ओनली मतलब होता है केवल, ऑफ सर्वाइवल फॉर देम, सर्वाइवल मतलब होता है जीवित रहने के लिए। जो कचरे का ढेर है वो जीवित रहने के लिए उनके लिए एकमात्र साधन है। दे सर्च फॉर समथिंग वैल्यूएबल इन द गार्बेज। वो उस कचरे के ढेर में कुछ मूल्यवान, वैल्यूएबल मतलब होता है मूल्यवान, ढूंढने का प्रयास करते हैं। सर्च मतलब होता है खोजना। तो यहाँ पर उनके लिए कचरे का ढेर सोना क्यों है? क्योंकि उसमें उनको कुछ वैल्यूएबल चीजें मिल जाती हैं। कई बार 10 रुपए का नोट मिल जाता है, कई बार सिक्के मिल जाते हैं, कई बार कुछ प्लास्टिक की चीजें या किसी के पुराने जूते, किसी के पुराने कपड़े, ऐसी चीजें उनको मिल जाती हैं जिनकी उन्हें सख्त जरूरत होती है। इसलिए लेखक ने यहाँ पर इस आंसर को लिखते समय आपके दिमाग में ये चीज बस क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको कुछ भी याद नहीं आता है, मान लीजिए हम आंसर लिख रहे हैं और हमें कुछ भी याद नहीं आता है, तो जो इसमें सेकंड सेंटेंस है, दिस सर्च फॉर समथिंग वैल्यूएबल इन द गार्बेज, वो गार्बेज में कुछ अ, मूल्यवान वस्तुओं को उनके हिसाब से जो बड़े लोगों के लिए कैसी हो गई है? वेस्ट हो गई है, यूजलेस है, वहां पर उनके लिए वो क्या है? मूल्यवान है। ठीक है, तो वो उठाने का प्रयास करते हैं और ढूंढते हैं उस कूड़े के ढेर में उन चीजों को। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं।
व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स? अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है और आपका जो पहला आंसर है, जैसा कि आपको मैंने फ्लो चार्ट में बताया कि साहब कौन है, रैक पिकर है। यहाँ अगर आपने ये वर्ड अपने दिमाग में रखा हुआ है कि साहब कौन है, रैक पिकर है, तो व्हाट इज साहब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप? गार्बेज जो कूड़े का ढेर है उसमें साहब क्या ढूंढ रहे हैं? तो इसमें आप आंसर करेंगे साहिब इज अ रैक पिकर। साहब कौन है? एक रैक पिकर है। द गार्बेज इज द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर देम। जो आपने ऊपर पहले प्रश्न का आंसर है उसी को आंसर यहाँ सेकंड क्वेश्चन में भी आपका वही आंसर आएगा। तो अगर आप एक ये सेंटेंस याद कर लेते हैं कि गार्बेज इज द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर हिम, मतलब जो कचरा है वो उनके जीवन यापन के लिए केवल एकमात्र साधन है, तो ये आंसर आपका दो प्रश्नों में चल जाएगा। दो प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। केवल आप कितना याद करना है कि गार्बेज इज द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर हिम। ओके, चलिए तो अब देखते हैं हम अपने थर्ड थर्ड प्रश्न को। व्हाट जॉब डिड साहिब टेक अप? साहब ने कौन सी जॉब ली थी या उन्होंने कौन सा काम शुरू किया था? इसी का एक और क्वेश्चन करके मैंने लिखा हुआ है जिसमें उसी से रिलेटेड है। इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? अब देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट जॉब डिड साहेब टेक अप, मतलब साहब ने कौन सी नौकरी करी। और जो दूसरा क्वेश्चन है, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? क्या साहब टी स्टॉल पर काम करके खुश था, काम करने में खुश थे? तो इन दोनों का आंसर, दो प्रश्न है, आंसर एक है। साहिब टुक अप द जॉब एट अ टी स्टॉल। साहब ने कहाँ पर जॉब ज्वाइन करी, मतलब उसने कहाँ काम करना शुरू किया? टी स्टॉल पर। टी स्टॉल मतलब चाय की दुकान, हम सभी जानते हैं। नो, ही इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। वह चाय की दुकान पर काम करके खुश नहीं था। नो मीन्स नहीं। केवल आपको इज साहिब की जगह क्या लगाना है? नो लगाना है कि नो ही इज, या आप ही भी ना लिखें, ही इज की जगह नो लगा दें। नो, साहब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो किस तरह से प्रश्न में से ही हमें अपना उत्तर निकालना है, कैसे सेंटेंस को कंप्लीट करना है। चूंकि ये वीडियोस उन बच्चों के लिए हैं जिन्हें अंग्रेजी याद करने में बहुत मुश्किल होती है, तो मैं यहाँ इस तरह से समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि आप अपने प्रश्नों में से ही उत्तर को निकाल सकते हैं। केवल एक दो वर्ड्स आपको दिमाग में रखने हैं। आपको ये समझना चाहिए कि प्रश्न में क्या पूछा गया है, तो आप बहुत आसान तरीके से उसके आंसर कर पाते हैं और आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और आपका पेपर में आप लिखने में सक्षम हो पाएंगे। चलिए तो देखते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन क्या है। हाउ डज साहिब लाइफ चेंज चेंज व्हेन ही स्टार्ट वर्किंग एट द टी स्टॉल? यहाँ पर प्रश्न में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। हाउ डज के बाद एक पॉज आना था, स्पेस आना था, लाइफ दो बार लिख गया है, उस पर आप ध्यान ना दीजिए। हाउ डज साहिब्स लाइफ चेंज व्हेन ही स्टार्ट वर्किंग एट द टी स्टॉल? वर्किंग मतलब होता है काम करना, टी स्टॉल मतलब चाय की दुकान, स्टार्ट मतलब शुरू करना, चेंज मतलब परिवर्तन आना। तो यहाँ पर प्रश्न ये कह रहा है कि साहब की लाइफ में परिवर्तन किस तरह से आया जब उसने चाय की दुकान पर काम करना शुरू करा। How does Sahib's life change when he start working at the tea stall? साहब की लाइफ में, मैंने जब मैं आपको फ्लो चार्ट समझा रही थी उस समय मैंने आपको बताया था कि साहब कौन है, रैक पिकर है। और जब आप फ्लो चार्ट में सेकंड वाली लाइन में सेकंड, लास्ट सेकंड पर जाएंगे तो वहां टी स्टॉल लिखा है। टी स्टॉल का साहब के साथ क्या रिलेशन है वो इस प्रश्न में है कि जो साहब की लाइफ है वो टी स्टॉल पर काम करने शुरू करने के बाद किस तरह से चेंज हो गई। तो जब वो रैक पिकिंग का काम करते थे, मर्जी के मालिक थे, जब मर्जी है, जहां मर्जी है, जिस क्षेत्र में जाना है वहां जाके वो अपनी मर्जी से दोपहर तक कचरा बीनते थे। कचरा बीनने के बाद अपने घर आ गए और बच्चे खेल खेल में सब करते रहते थे। लेकिन जब साहब ने चाय की दुकान पर, टी स्टॉल पर काम करना शुरू करा तो उसकी लाइफ में
नेचुरल है, हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। जब हम अपनी मर्जी से काम करते हैं तो अपने तरीके से काम करते हैं, अपने समय से काम करते हैं। लेकिन जब हम किसी के अंडर में काम करते हैं तो हमारी चीजें चेंज हो जाती हैं, फिर हमें उनके समय के अनुसार चलना होता है, उनके काम के अनुसार चलना होता है। तो इस तरह से आप प्रश्न को समझने का प्रयास करें कि जब उन्होंने चाय की दुकान पर काम करना शुरू किया तो उनकी लाइफ में क्या परिवर्तन आए। आंसर देखते हैं। नाउ साहेब इज गेटिंग रेगुलर इनकम। अब साहब को गेटिंग मतलब मिलना, मिल रही थी, रेगुलर मतलब लगातार, और इनकम मतलब आय। कहते हैं ना, इनकम सर्टिफिकेट बनवा के लाओ, आय प्रमाण पत्र बनवा के, सभी बच्चों को भी पता है इस बारे में। तो जब दुकान पे उन्होंने काम करना शुरू करा तो उनको एक निश्चित आय मिलने लगी, उनको एक निश्चित तनख्वाह, जिसको आप सैलरी बोल सकते हैं, वो यहाँ पर उनको मिलने लगी। ही इज पेड 800 रुपीज, उनको लगभग 800 रुपए मिलने लगे। एंड ऑल हिज मील्स, मील्स मतलब होता है भोजन, और उसके दिन भर का भोजन भी उसको उसी दुकान पर मिलता था। बट ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है, लेकिन ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। ओन मास्टर मतलब स्वयं का मालिक। यहाँ पर वो, अब वो चीज खत्म हो चुकी थी, अब वो अपनी मर्जी के मालिक नहीं बचे थे। उनको किनके हिसाब से काम करना होता था? जिस मालिक की दुकान है उस मालिक के अनुसार अब साहेब को काम करना होता था। तो इसका अर्थ है कि बट ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, मतलब वो अपने स्वयं के मालिक अब नहीं रहे थे। मेरे ख्याल से ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, और कई बार ये प्रश्न पूछा भी जाता है ना। और जो पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डज द ऑथर से गार्बेज टू दैम इज गोल्ड, ये भी जनरली बहुत बार पूछा जाता है। चलिए, तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हु इज मुकेश? जो सेकंड स्टोरी है इसमें, वो किससे संबंधित है? फिरोजाबाद, सिटी ऑफ बैंगल्स, जहां पर जो मेन कैरेक्टर हैं वो कौन है? मुकेश हैं, जो कि खुद बैंगल मेकिंग फैमिली से हैं, और उन्होंने एक सपना देखने का प्रयास किया है कि वो बड़े होकर क्या बनेंगे? मोटर मैकेनिक। चूंकि यहाँ पर लेखिका जब उनसे मिलती है तो लेखिका उनसे पूछती है कि तुम क्या बनना चाहते हो? तो वो जवाब देता है कि मुझे कौन बनना है? मोटर मैकेनिक बनना है। इसलिए यहाँ पर उसको डेयर्स टू ड्रीम बोला गया है, मतलब उसने एक अपना, उनकी परिवार में जो काम होता था उससे हटके एक सपना देखना शुरू करा। मुकेश इज द सन ऑफ अ पुअर बेंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद। सीधा सीधा आंसर है, बहुत कठिनाई इसमें आपको मुझे नहीं लग रहा कि आनी चाहिए। हु इज मुकेश? मुकेश इज द सन, सन मीन्स बेटा, ऑफ अ पुअर बेंगल मेकर, एक गरीब चूड़ी बनाने वाले परिवार जो कि फिरोजाबाद में है, उनका बेटा था। अगर आप इतना भी लिख देंगे ना कि मुकेश इज फ्रॉम बेंगल मेकिंग फैमिली, तो भी आपका आंसर कंप्लीट होता है। पर इस सेंटेंस में भी मुझे नहीं लग रहा कि किसी तरह की कोई समस्या आनी चाहिए। मुकेश इज द सन ऑफ अ पुअर बेंगल मेकर्स ऑफ फैमिली। चलिए, तो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? मैंने कई बार बोला है, शुरू में जब आपको फ्लो चार्ट बताया है उस समय भी आपको बताया कि जो फिरोजाबाद है वो क्या है? ब्यूटीफुल ग्लास बैंगल्स। वहां पर कलरफुल जितनी भी तरह की कांच की जो चूड़ियां हमारी मम्मियां, हम लोग सभी पहनते हैं, वो सारी चूड़ियां, अधिकतर चूड़ियां कहाँ बनाई जाती हैं? फिरोजाबाद में। और आप यूट्यूब पर देखिए या कहीं और भी देखिए कि जो फिरोजाबाद में बैंगल मेकिंग फैक्ट्री है, उसमें किस तरह से चाइल्ड लेबर होता है, किस तरह से वहां बच्चे काम करते हैं। हर घर में चूड़ी बनाने का काम होता है, चूड़ियों के ढेर लगे रहते हैं, घर बाहर आंगन हर जगह केवल चूड़ियां दिखती हैं। और जो फैक्ट्री में काम करते हैं लोग, वो समय से पहले उनकी आंखें खराब हो जाती हैं, उनको बीमारियां हो जाती हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी भट्टियां लगी होती हैं जिसमें रेत के द्वारा कांच को बनाया जाता है, फिर उसको रिफाइन करके चूड़ियां बनाई जाती हैं। ये स्टोरी में बताया है, पर आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो आप ये याद रखें कि व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? फिरोजाबाद प्रसिद्ध क्यों है? सिटी ऑफ फिरोजाबाद क्यों प्रसिद्ध है? किस कारण प्रसिद्ध है? प्रश्न का अर्थ ये है। तो इसका आंसर है, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ब्यूटीफुल ग्लास बैंगल्स। जो फिरोजाबाद है वो किस लिए फेमस है? ब्यूटीफुल ग्लास बैंगल्स के लिए। वहां बड़ी सुंदर सुंदर कांच की चूड़ियां बनाई जाती हैं। चलिए, तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे इन प्रश्नों को समझ पा रहे हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। मेंशन द हैजार्ड, मेंशन मतलब होता है बताना, हैजार्ड मतलब होता है परेशानियां या उसके जो साइड इफेक्ट हैं ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। जो ग्लास बेंगल इंडस्ट्री है वहां पर काम करने करने के वहां काम करने के क्या परिणाम है, वहां कौन कौन सी मुसीबतें आती हैं, वहां के लोगों के साथ क्या होता है। ये प्रश्न का अर्थ है। हम अब इसका आंसर जानेंगे। वर्कर्स हैव टू वर्क इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। जैसा हमने अभी बताया कि जो वर्कर्स हैं उनको बड़ी बड़ी फर्नेंस में डिंजी सेल्स बने होते हैं, अंडरग्राउंड कई की केबिन बने होते हैं, वहां पर उनको विदाउट एयर एंड लाइट काम करना होता है। दे गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स। और ब्लाइंड मतलब होता है अंधे हो जाना, डस्ट मतलब होता है जो धूल है वो काय से निकलती है, पॉलिशिंग ऑफ ग्लास बेंगल। जब कांच की चूड़ियों की पॉलिशिंग होती है तो उससे जो डस्ट निकलती है वो जो वहां काम करने वाले वर्कर्स होते हैं उनकी आंखों में जाती है और वो ब्लाइंड हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, तो समय से पहले अंधे हो जाते हैं। तो आंसर एक बार फिर से हम पढ़ेंगे। वर्कर्स हैव टू वर्क इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। दे गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स। चलिए, तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम। मुकेश का क्या ड्रीम था, मैंने बताया था आपको शुरू में। ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। उनका सपना था, ड्रीम मतलब होता है सपना। मुकेश ने क्या सपना देखा था कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। तो यहाँ पर प्रश्न है, हाउ इन योर ओपिनियन, आपके मत के अनुसार, कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम, क्या मुकेश अपने सपने को जी सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, उन्होंने जो सपना देखा है उसे वो पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर वेरी करता है, लेकिन फिर भी जो एक आंसर हमारे पास है वो ये है, यस, इन माय ओपिनियन he can realize his dream by working at some garage and to get the training of a motor mechanic। अगर वो मोटर मैकेनिक बनना चाहते हैं मुकेश, तो मेरे हिसाब से उनको किसी गैरेज में, गैरेज हम सभी जानते हैं गैरेज में क्या काम होते हैं, गाड़ियां सुधारी जाती हैं, सर्विसिंग की जाती है, पॉलिशिंग की जाती है, डेंटिंग पेंटिंग की जाती है। तो उन्हें किसी गैरेज में काम करना चाहिए एंड टू गेट द ट्रेनिंग ऑफ अ मोटर मैकेनिक, और मोटर मैकेनिक की उनको ट्रेनिंग करना चाहिए, तो निश्चित तौर पर वो अपने सपने को जी पाएंगे। ओके, तो ये रहा हमारा चैप्टर जिसका नाम है स्प्रिंग। स्प्रिंग किसने लिखा है, अनीस जंग ने। आपको जो मेरा सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप कोई भी लेसन किसी भी यूट्यूब चैनल से आप जब पढ़ने बैठते हैं, तो मैं बार बार कह रही हूँ कि कॉपी और पेन आपके हाथ में होना चाहिए। उसमें जो कीवर्ड्स हैं, उसमें जो ऐसे शब्द हैं जिनके बिना, कीवर्ड का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे शब्द जो, की मतलब क्या होता है, चाबी। अगर आप चाबी नहीं लगाएंगे तो कोई चीज चलती नहीं है। अगर आंसर में आपने वो कीवर्ड्स नहीं लिखे तो आपका आंसर मीनिंगफुल नहीं होता है। और उसका एक तरीका एक कारण यह भी है, कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए, कि मान लीजिए आपको पूरा सेंटेंस याद नहीं आ रहा है और अगर आपके पास वो शब्द हैं जो कि उस प्रश्न उत्तर की चाबी है, उस प्रश्न की चाबी है, और अगर आपने केवल वो शब्द लिख दिए तो भी आपको नंबर प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए हमेशा पेन कॉपी रख कर बैठें और जो भी लेसन में कीवर्ड्स आते हैं उनको आप अपने पास नोट डाउन करें। सभी बच्चों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म करें और आप ये बहुत अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करें।